हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता ही है। कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो टर्म एंड एग्रीमेंट इज वाइडर टर्म। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के सबसे तो पहले 3 सब टाइप्स है। एक वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, एक फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, और एक परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है। ये समझो कि ये 3 टेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट कि हम वैलिडिटी के हिसाब से उसकी टेस्ट लेंगे, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के हिसाब से टेस्ट। अक्षय खन्ना नाम का एक बंदा है, सलमान खान से कार परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। 1 महीने के बाद सलमान खान की हो गई डेथ। अब मुझे बोलो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? चोले याद है? ये देखो, ये कौन है? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आया ठाकुर के पास और बोला कि ठाकुर जी तो नहीं लगाएगा, बोलेगा ठाकुर ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मुझे चाहिए सिर्फ 10,000 रुपए। तो बोले ये तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ 10,000 भी लूंगा। उसने गन निकाली और ये ऐसे कंधे पर रखी। अब बोलो, क्या ठाकुर का जवाब होगा? जान है तो सब कुछ है, प्रॉपर्टी तो क्या बाद में भी कमाई जाएगी। इसलिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 10,000 में साइन कर लेता है। तो ये चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने देखा, मतलब शुरू किया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हमने ओवरव्यू देखा, फिर ये जो हिस्ट्री थी हमने थोड़ी बहुत देख ली थी, फिर हमने देखा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। फिर हमने थोड़ा बहुत ऑफर के बारे में जाना, एक्सेप्टेंस के बारे में जाना और एनफोर्सेबिलिटी के बारे में जाना। और ऐसे करते करते फिर हम आए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमने इसमें देखा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता ही है। ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो टर्म एंड एग्रीमेंट इज वाइडर टर्म, क्योंकि एग्रीमेंट तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट उसमें से कित कम बनते। ठीक है? फिर हमने देखा था इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है। इसमें हमने देखा कि एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 पार्टीज होने चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, और ये स्पेसिफिकली उसको वॉइड करार नहीं दिया गया चाहिए। ठीक है? फिर हमने उसे डिटेल में जाना। फिर मैंने आपको बोला था कि अब तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल्स है, ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, आज हम जानने वाले। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के सबसे तो पहले 3 सब टाइप्स है। एक वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, एक फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, और एक परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है। सर, ये जो लिस्ट नीचे दी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या सर इतने सारे टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट के? बिल्कुल नहीं। देखो देखो, कॉन्ट्रैक्ट, ये समझो कि ये 3 टेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट के। टेस्ट 1 क्या है कि हम वैलिडिटी के हिसाब से उसकी टेस्ट लेंगे। फिर सेकंड टेस्ट क्या देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को, कि हम फॉर्मेशन के हिसाब से टेस्ट लेंगे। फिर थर्ड टेस्ट क्या होंगे कि हम परफॉर्मेंस के हिसाब से टेस्ट लेंगे। तो वैलिडिटी के हिसाब से हम जब टेस्ट लेते हैं, तो जो रिजल्ट हम हमारे सामने आने वाले हैं, वो ये 5 रिजल्ट है। जब हम फॉर्मेशन के हिसाब से उसकी टेस्ट लेने वाले हैं, तो ये 4 रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। जब हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने वाले हैं, तो ये 2 रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है? तो आपने ये बात जानी होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट है। एक तो एक वैलिड आएगा, नहीं तो वॉइड आएगा, नहीं तो वॉइडेबल आएगा, नहीं तो इलीगल आएगा, नहीं तो अनएनफोर्सेबल आएगा। फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक्सप्रेस आएगा, नहीं तो इम्प्लाइड आएगा। ठीक है? दोनों नहीं हो सकते ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी है और इम्प्लाइड भी है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। सर ये क्या बात कर रहे हो? आइए हम नीचे एक एक कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इजी चीज, जो एकदम आसान चीज है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
देखो क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक मिनट, हम ये इसको छुपा देंगे, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यस, द एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन्स ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये टर्म है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाई है, हर डिटेल में हम गए हैं कि इसेंशियल्स क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हम सब ने ये देखा। बस अगर वही सारी चीजें अगर प्रेजेंट हो तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सेकंड चीज आती है सर कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या लिखा है टेक्स्ट पढ़ो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. Thus, a void contract is one which cannot be enforced by court of law. समझिए मेरी बात, देखो आइए इधर, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर अक्षय। क्या लिख दिया इधर, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना नाम का एक बंदा है, वो ना सलमान खान से कार परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। सलमान खान के पास एक कार थी, ये जो कार है ये अक्षय खन्ना परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है कि हम ये जो चीज है हम इसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, यानी हम 2 महीने के बाद मैं आपकी कार खरीदूंगा, और सलमान खान बोल रहा है मैं 2 महीने बाद अपनी कार बेचूंगा। ये कर लिया। अब हुआ क्या, 1 महीने के बाद सलमान खान की हो गई डेथ। ठीक है, अब मुझे बोलो, अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? क्या ये मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूं अब उसको कार बेचनी ही पड़ेगी? नहीं बेच सकते, क्योंकि उसकी डेथ हो गई, अब वो एग्जीक्यूट करने के उसमें क्षमता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अच्छा है, शुरू में बहुत बढ़िया है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अब वो बाय लॉ एनफोर्सिएबल हो नहीं सकता कोर्ट में। जैसे अब मैं कोर्ट में जाके अक्षय खन्ना बोल नहीं सकता कि मुझे कार खरीदनी है, क्योंकि जो कार बेचने का जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी डेथ हो गई। अब ये एनफोर्सिएबल नहीं रहा, अब ये कोर्ट में जाके कुछ हो नहीं सकता है। तो इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल, सीजेस मतलब नहीं रहना, क्या नहीं है कि वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, बिकम्स वॉइड, फिर ये वॉइड हो गया। ओके, तो इधर एग्जांपल क्या दिया है वो देखो, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ पब्लिशर। मिस्टर एक्स ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, किताब लिखने का पब्लिशर के साथ। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। देखो, हमने जो पहला एग्जांपल देखा कि अक्षय खन्ना को कार परचेस करनी थी, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड तो था ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वही बोला कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये परफॉर्म करना ये असंभव है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम डिफिकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है, अब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर अगला एग्जांपल क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, और बी कौन है, ओनर ऑफ फैक्ट्री है। कौन है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, 10 गोनी शक्कर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में आग लग गई, जल गए, पूरे शुगर जल गए, धुआं धुआं हो गया, फैक्ट्री राख हो गई, बेचिराख। अब मुझे बताओ, क्या ये मैं कोर्ट में जाके
इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता हो कि मुझे शुगर अब चाहिए? नहीं कर, कोर्ट तमाचा मार के भगा देगा कि भाग साले काले कौवे। क्योंकि क्या है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड नाउ। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो था, पर अब क्या बन गया है, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नीचे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all for the purpose of identifying it. It has to be called as void contract. तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही नहीं। देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, तो ये प्रिजम्पशन लिया जाता है कि ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हम अब ये कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है जो वैलिड है, अब ये वर्ड बन गया, ठीक है। पर फिर भी इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए हम बोलेंगे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ है। फिर तीसरी चीज है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे सर अब ये नई चीज क्या आ गई, हमने तो पहले देख लिया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, हमने पहले देख क्या लिया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसके अपोजिट हमने क्या देख लिया, एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सर इसमें तीसरी चीज क्या आ सकती है? आ ही नहीं सकती। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही से हुआ है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता। दोनों चीजें कवर हो गई, अब तीसरी चीज क्या आ गई? अरे नहीं बेटा, तीसरी चीज भी आती है। देखो समझो, अब इसकी लिंकिंग मैं पिछले लेक्चर से थोड़ी बहुत करवाऊंगा आपकी, ठीक है। देखो, ये कौन है? अब आपको पता चलेगा ये कौन है। ये ऐसे काला काला चश्मा है, ये गब्बर सिंह। शोले याद है? ये देखो ये कौन है, गब्बर सिंह। अच्छा, सबसे पहले तो बोलो शोले किस किसने देखा? जिसने भी देखा हो नीचे कमेंट में जाके लिखो कि हमने शोले देख चुके हैं। आपको बड़ा एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कौन है? गब्बर सिंह। अब ये ठाकुर के पास जाता है। अब जिसने शोले देखे होंगे उसको पता होगा ठाकुर कौन है। अब ये, अच्छा ये ठाकुर बन गया है। रुको, इसके हाथ निकालते हैं पहले। अब ये ठाकुर के पास गया, और ठाकुर था बेचारा ये ऐसे ही, ना इसके हाथ थे। ये गया ठाकुर के पास, ठाकुर अभी भी हंस रहा है, और ये लेके गया गन, बंदूक लेके गया डिशुम। ये गन जैसा है कुछ, तो ये गन लेके गया, और उसने ठाकुर के सिर पर गन रखी और बोला ठाकुर, ये जो तेरा घर है ना, ये मुझे चाहिए। कितने रुपए में चाहिए? 10,000 रुपए में चाहिए। ठाकुर बोलता है अरे आज भाई इसकी कीमत तो 10 करोड़ है, मैं तो ये देने से रहा। ठाकुर गब्बर सिंह बोलता है देख ठाकुर, तुझे प्यारा क्या है, घर प्यारा है या अपनी प्रॉपर्टी प्यारी? ठाकुर मतलब जान प्यारी है। ठाकुर बोलता है जान तो सबके लिए मतलब सबसे प्यारी होती है, जान है तो सब कुछ है, प्रॉपर्टी तो क्या बाद में भी कमाई जाएगी। इसलिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 10,000 में साइन कर लेता है। तो ये एग्रीमेंट बनाया उन्होंने, यहाँ पे 10,000 था, तो ये ठाकुर ने इधर साइन कर दी, डन, बेच दिया, ये डॉक्यूमेंट दे दिए, ले लो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फिर से रिपीट करो। ठीक है सर, फिर से रिपीट करो। देखो, गब्बर सिंह आया ठाकुर के पास और बोला कि ठाकुर जी, जी तो नहीं लगाएगा, बोलेगा ठाकुर ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मुझे चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपए में। वो बोले ये तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ 10,000 भी लूंगा। उसने गन निकाली और ये ऐसे कंधे पे रखी। अब बोलो क्या ठाकुर का जवाब होगा? सही सी बात है, ऐसे समय पे कोई भी दस्तखत कर देगा। पर क्या अब इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा? देखिए,
अगर हम सोचने लगे कि अगर सब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स सही है तो इसे हम वैलिड बोलेंगे, तो देखो एग्रीमेंट तो सही से बना था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस भी हुआ। अब एक्सेप्टेंस कैसे हुआ ये बात अगर हम छोड़ दे, तो एक्सेप्टेंस तो हो गया था, फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, क्योंकि बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर हुए, एग्रीमेंट हुआ, मनी भी ट्रांसफर हुए, सारी कंडीशन फुलफिल हुई। तो क्या अब इसे वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार देके ठाकुर ठाकुर जो है उस पर अन्याय होते होने देना चाहिए? नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल। एक पार्टी के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और एक पार्टी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो इसे क्या बोलेंगे? वॉइडेबल। अब मुझे बताओ, क्या गब्बर सिंह कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कंप्लीट करना चाहता हूँ, कि एक कॉन्ट्रैक्ट से मैं मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देना चाहता हूँ? नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसका तो कंसेंट सही था, पर कंसेंट ठाकुर ने खुद से नहीं दिया था, उससे लिया गया था। तो ठाकुर ही जाके कोर्ट में ये बोल सकता है कि जज साहब, मैं एग्रीड पार्टी हूँ, एग्रीड पार्टी, मुझ पे नाइंसाफी हुई, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है कि उसने गन रख के मेरे दस्तखत ले लिए, अब मुझे न्याय दो। तो ये इसे क्या बोला जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्टी के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। ठीक है, अब आइए बेयर टेक्स्ट हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I में लिखा है, डिफाइंस दैट एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at option of one or more parties thereto, but not at option of other or others is voidable contract। इसका मतलब क्या है? पहले पहले जो सेंटेंस है, ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ये कौन है? सोचिए जरा, ये है ठाकुर, क्योंकि ठाकुर के विल पे है, उसके ऑप्शन, उसके पास चॉइस है कि इसको एनफोर्स कराना है या नहीं कराना। वो ये जाके बोल सकता है कि अब इसको मैं एनफोर्स करना नहीं चाहता हूं, और ये प्रूव कर सकता है कि गन रखकर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। ठीक है, पर क्या गब्बर सिंह के हिसाब से गब्बर सिंह के पास इस चीज का ऑप्शन है? नहीं, क्योंकि उसका तो फ्री कंसेंट था। अब इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उसका क्या था? उसका फ्री कंसेंट था, और ठाकुर का फ्री कंसेंट नहीं था। सर, अब हम ये फ्री कंसेंट क्या पहली बार सुन रहे हैं? नहीं। देखो, जब इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे थे, ये देखो, सबसे सबसे पहला कंडीशन उसको थी फ्री कंसेंट। दोनों के फ्री कंसेंट चाहिए। ये चीज को अगर किसी पार्टी के हिसाब से ये चीज नहीं हो रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? वॉइडेबल। तो आप बोलोगे सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर वॉइड क्यों नहीं बोल रहे? वॉइडेबल क्यों बोलते हैं? वॉइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी आगे चल के एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। वॉइड भी बोल सकते हैं। फिर वॉइडेबल ये टर्म आया क्यों? ये थर्ड टर्म का जन्म क्यों हुआ? तो देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या सिखाया आपको, कि पब्लिशर के साथ, वो जो एग्जांपल बुक में दिया, क्या एग्जांपल है कि पब्लिशर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बुक लिखूंगा, आप पब्लिश करो। या मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि अक्षय खन्ना जो है सलमान खान के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कार खरीदी करनी है, और उस केस में सलमान खान की डेथ हो जाती है, और बुक के एग्जाम्पल में पब्लिशर की डेथ हो जाती है। अब इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कोई चांस नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, इसलिए इसे क्या बोला गया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एनफोर्स ही नहीं हो सकता। पर क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हो सकता, ये हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ठाकुर, ये जो ठाकुर है, ये कोर्ट में गया ही नहीं और इसने ये बोला ही नहीं कि ये जो जमीन है, ये जो प्रॉपर्टी है, उसने हड़प ली, उसने गन रख के कॉन्ट्रैक्ट करके लिया, तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। फिर क्या दिक्कत है? ये इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, ऐसी चीज है क्या? हो सकता है, पर ये ठाकुर के पास अब ऑप्शन चला गया कि इसे एनफोर्स कराना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, या एनफोर्स नहीं कराना।
इसलिए क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्षमता थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कोई भी एक पार्टी करार दे सकती है। एक या पार्टी में अगर बहुत सारी पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगी तो उसमें से कई सारी पार्टियां इसे वॉइड करार दे सकती कोर्ट में जाके। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड होने की एबिलिटी है, वॉइड होने की क्षमता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वॉइडेबल। इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें गेम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी है। देखो आप एग्जांपल लेते हैं। चलो थोड़ा टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। दिस इज इन फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू एग्रीमेंट इज इन पोजीशन। उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी पार्टी है उसमें से एक दो पार्टी या एक से ज्यादा पार्टी इस पोजीशन में है और लीगली एंटाइटल, उनको लीगल राइट है, हक है, और ऑथोराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट, और उसको ये अथॉरिटी है कि उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस करने का ऑब्लिगेशन है, जो परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है, उसे अवॉइड कर सकता है। तीन चीजें, वो ऐसे पोजीशन में है, उसके पास लीगल राइट है, या उसके पास अथॉरिटी है उसके पे जो परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन है उसे अवॉइड करने के लिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में है तो देन द एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम वॉइडेबल। आया समझ में? ठीक है। फॉलोइंग आर द सिचुएशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब ये सिचुएशन ध्यान में रखो। इसी सिचुएशन में घुमा घुमा फिर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ो तो ऑटोमेटिकली सब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। Following are the situation where the contract is voidable. When the consent of the party is not free, is not free. ये मैंने एक चीज बोल दी आपको, consent of the party is not free, is caused by coercion, undue influence, misrepresentation और fraud. चलो इसे लिख लो। coercion, undue influence, misrepresentation, fraud। देखो फ्री कंसेंट नहीं है फिर भी एग्रीमेंट बना है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? कि मैं तो नहीं चाहता ये सारी चीजें हो, पर फिर भी ये मेरे साथ घटित हुई। क्या रीजन हो सकता है? एक तो हो सकता है कोर्जन, एक तो हो सकता है अंडर इन्फ्लुएंस है, या तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, या तो फ्रॉड हुआ है। सर इसका मतलब क्या है? देखो बड़ा सिंपल सा मतलब है। कोर्जन मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया वही, धमकी देना, बंदूक लगाना, चाकू लगाना, इन सारी चीजों को बोलते हैं कोर्जन। ठीक है। सेकंड चीज आती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक बंदा जो ऐसे पोजीशन पे है जो डोमिनेटिंग है, जैसे कि एक बात समझो, जैसे कि आपका जॉब चालू है और आपके ऊपर बहुत सारा लोन है, तो आपकी सैलरी आती है, आप ईएमआई भरते हो। अब आप जॉब छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि आपके ऊपर ईएमआई, क्योंकि मार्केट में वैसे भी जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको इस जॉब में रहना ही रहना है। आपका बॉस आता है और बोलता है कि तेरे पास जो ये पुश्तैनी जमीन है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है, मुझे 20 लाख में दे, नहीं तो मैं जॉब से निकाल दूं। आप बोलोगे सर 1.5 करोड़ की जमीन है तो बेच के खाओ, नहीं जमता है ना। और वो पैसा खत्म होने के बाद फिर दिक्कत ये आती इस पोजीशन में। या तो फिर नेतागिरी देखो, एक आध बड़ा सा नेता है और अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बोल रहा है कि ये जमीन मुझे दे, मैं इस पोजीशन पे हूँ,
ऐसा है वैसा है, उसके पे अंडे इन्फ्लुएंस करता है, उस जो पावर उसके पास है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लेता है, तो उसे अंडे इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। फ्रॉड तो आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार, बैंक से पैसा ले लिया, फ्रॉड होगा। आपको सोने की चैन बेची पर बाद में पता चला कि वो नकली है, फ्रॉड होगा आपके साथ। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब चीज सोने की ही है, आपको बोल दिया 24 कैरेट, निकली 22 कैरेट। समझ में आया क्या? अब आपने बोल दिया कि फ्रॉड होगा फ्रॉड होगा फ्रॉड होगा, पर बाद में पता चला कि जिस पर्सन ने, जिस शॉप ने आपको ये सोना बेचा था, उसने भी कहीं से तो भी खरीदा, उसको ही नहीं पता था ये 24 या 22 का। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आज का सिस्टम है जो बता सकते हैं 20 24 है, पर होगा ऐसा मान। तो उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया, उस बंदे का इंटेंशन ये नहीं था कि आपको फंसाए, पर हो गए। ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करोगे, फिर तो वो बंदा फंस गया है जिसने बेचा, तो फिर वो उसके जिसने उस बंदे ने जिससे माल खरीदा उस पर केस डाल देगा वो। समझ में आ रही चीज? मतलब क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एक ही उसका मतलब निकल के आता है, सिर्फ डिफरेंस ये इंटेंशन का गेम है, इंटेंशन का। अगर इंटेंशन है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ये इंटेंशनली किया है तो उसे फ्रॉड बोला जाएगा। अगर ये हो गया अनइंटेंशनल था तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। अब इन चारों केसेस में एक पार्टी एग्रीड हो चुकी है, एक पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है क्योंकि वो चीज हो गई। ठीक है। तो ये फ्री कंसेंट नहीं रहा, इसलिए वो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। वो पार्टी के पास लीगल राइट है, वो पार्टी के पास ऑथोराइजेशन है टू अवॉइड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोला जाएगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि जिसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज बताना रहेगी, ये जो चार चीजें है ना, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे जो यूनिट आने वाला है उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके केसेस, इसके एलिमेंट्स, इसका डिफरेंस, सब कुछ पढ़ने वाले। यहाँ पे आपने सिर्फ मोटा मोटी थोड़ा सा मीनिंग उसका ध्यान में रख लिया, ये चीजें याद कर ली, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, तभी भी यहाँ इस यूनिट के लिए काफी। आगे हम इस पे विस्तार से चर्चा करने वाले, यूनिटी है। ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखो, व्हेन अ पर्सन when a person promises to do something for another person, ठीक है, when a person promises to do something for another person, but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at option of first person. अब मैंने ये प्रॉमिस किया कि मैं ये मेरी कार बेचूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर सामने वाला पार्टी जो है वो खरीदने के लिए आ ही नहीं रही है। हमारा इंटेंशन पहले तो क्लियर था पर वो पार्टी आ ही नहीं रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना, एग्रीमेंट बना, मेरी भी फ्री कंसेंट थी, उसकी भी फ्री कंसेंट थी, कोई दिक्कत नहीं, पर अब वो पार्टी आ ही नहीं रही है खरीदने के लिए, तो अब क्या करेंगे? तो मेरे पास ये अधिकार आ जाता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकूं। इसलिए क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन प्रॉमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन but the other person prevent him from performing his promise, the contract becomes voidable. देखो एग्जांपल क्या है, there is a contract between A and B to sell the car of A to B, okay, for 2 lakh. On due date of performance, A asks B that he does not want to sell his car. Here contract is voidable at option of B. सीधी सी बात, समझ में आ रही है ये चीज? ओके। Third situation is when a party to a contract promises to perform a work within a specified time. मुझे एक हफ्ते के अंदर ये काम करके दो, specified time, and could not perform within that time, the contract is voidable at option of promise.
ओके, मतलब मैंने मेरे घर का सोफा बनाने के लिए दिया, बोला कि मुझे 15 दिन में रेडी होके चाहिए। अब बंदे ने 20 दिन लगाया, 22 दिन लगाया, 25 दिन लगाया। अब वो आके बोलता है कि सोफा रेडी है, आप आओ, पैसे दो, खरीद के लेके जाओ। मुझे चाहिए ही नहीं। अब क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे 15 दिन के अंदर चाहिए था, मैं 16वें दिन किसी और शॉप से अगर खरीदी कर लूंगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो पहले बना है, तो क्या ये बंदा जाके कोर्ट में स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया विद इन द टाइम। इसमें भी फ्री कंसेंट पहले था जब कॉन्ट्रैक्ट बना। यस और नो? यस। इसलिए चलो हम एग्जांपल देखते हैं। ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी अप टू 31 मार्च 2022, बट ए कुड नॉट कंप्लीट द हाउस ऑन दैट डेट। हियर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ बी। वो चाहे तो अब अभी भी, मतलब सोफा का जो मैंने एग्जांपल लिया, अभी भी वो सोफा खरीद सकता है। उसके पास ऑप्शन है, क्या निकल गया ऑप्शन, अब वो खरीद नहीं कर सकता, खरीद सकता है। और उसके पास ये भी ऑप्शन है ना खरीदने का, क्योंकि टाइम लिमिट लैप्स हो गए। अब उस पर कंपल्शन नहीं है कि ये परफॉर्म करना ही होगा, ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये परफॉर्म करना ही होगा। हाँ, पर अगर अब 15 दिन के अंदर अंदर वो सोफा बना के कंप्लीट कर देता है, तो फिर दूसरे पार्टी भी ऑब्लिगेशन ज्यादा, उसे खरीदना ही पड़ेगा। अब अगर वो नहीं खरीदता है, तो ये कोर्ट में उसको खींच सकता है। यस और नो? गॉट इट? गॉट इट? तो चलो एक बार थोड़ा सा वापिस जाते हैं, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सर, हम सबसे पहले देखा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कि जिसमें ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी हो, और सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, टू पार्टीज होना चाहिए, कंसेंसस एडम होना चाहिए, इन सारी चीजें। फिर हमने देखा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कि जो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो गए। जैसे दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया घर बेचने का, और एक ने उसके कॉन्ट्रैक्ट घर खरीदने का, और जो सेलर था, जो घर बेचने वाला था, उसकी डेथ हो गई। अब क्या वो प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? या उल्टा सोचो कि बायर की डेथ हो गई, अब क्या वो सेलर बलजबरी बेच सकता है प्रॉपर्टी को? खरीदने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स हो ही नहीं सकता। किसी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है कि एनफोर्स कराना है नहीं कराना है। उसने परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं किया तो उसे कोर्ट में खींचना है या नहीं खींचना है, ऑप्शन नहीं है। खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। फिर आता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा ना करे तो भी चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्या, ऐसे क्या सिचुएशन बनते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं? देखो, तो तीन सिचुएशन हमने देखी। पहली सिचुएशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये थी कि फ्री कंसेंट नहीं है पार्टीज के बीच में। फ्री कंसेंट नहीं है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बना है एक तो एक कोर्जन से, नहीं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से, नहीं तो मिसरिप्रेजेंटेशन से, नहीं तो फ्रॉड से। चार चीजों से बना है। कोर्जन जैसे कि हमने देखा कि धमका के गन रखे। अंडर इन्फ्लुएंस हमने देखा कि उस जो एक पर्सन का पावर जो है बहुत ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको देना ही है। जैसे बोल सकते हैं कि किसी क्या बोल सकते कि किसी जो गुरु ने बोल दिया हो, कोई भी जो टीवी पे आते हैं ना आजकल बाबा लोग, जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा रखते हैं, उसने बोल दिया कि ये जमीन है मुझे दे दे। अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, धमकाया नहीं है, उसकी पावर ही ऐसी डोमिनेटिंग है कि सामने वाले को ये चीज करनी पड़ेगी। तीसरी चीज है मिसरिप्रेजेंटेशन। सोना 24 गोल्ड, क्या 24 कैरेट गोल्ड बेचा, उसने बोला 24 कैरेट गोल्ड लेके जाओ, निकला 22 ही कैरेट। उसको भी पता नहीं था कि अपने गलती से 22 कैरेट ही बेचा, असल में वो 22 ही है, पर हमने 24 का उस पर टैग लगाया था गलती से। मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रॉड।
आपके बैंक से अकाउंट से पैसे निकाल के लेके गया, फ्रॉड हो गया। या आपको बोल दिया किसी एजेंट ने कि मैं आपको ये घर दिलवाता हूँ, पैसे ले लिए, घर ही नहीं दिलवाया, फ्रॉड हो गया, पैसे लेके भाग गया। ये सारी चीजें फ्रॉड में आती है। इसलिए किसी भी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ना करे, ठीक है। अगर उसने उसका ऑब्लिगेशन पूरा किया है तो कोर्ट में जाके उसे अंडू कर सकता है। अंडू मतलब क्या? रिवर्सल। मतलब मैंने पेमेंट किया 30,000 रुपए का, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं डिमांड रख सकता हूँ कि मैंने जो 30,000 दिए वो मुझे वापस चाहिए, मिल सकते हैं। ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो चीज थी कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कुछ तो भी कर रहा है, पर वो दूसरा बंदा ही उससे अवॉइड कर रहा है कि मेरे लिए कुछ मत कर। जैसे कि दोनों के बीच में कार सेल और बाय का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस बंदे को कार तो बेचनी है, पर दूसरा बंदा आके बोलता है कि अब मैं कार नहीं खरीदूंगा। उसने तो क्लियर कट बोल दिया, अब ये बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब ये बंदा एग्रीड है जो सेलर है। कैसे क्या एग्रीड है? क्योंकि उसने बाकी अपॉर्चुनिटी खोजना बंद कर दिए थे। क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैं कार खरीदूंगा, तो उसने देखना बंद कर दिया। अब वो भी बाहर गया, अब ये भी गया, तो फिर ये इसे कोर्ट में खींच सकता है। अब इस पे निर्भर करता है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना है या नहीं करवाना है। सर, थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाउंड है, तो अगर टाइम लैप्स हो जाता है, तो फिर जो एग्रीड पार्टी है उसके पास चॉइस है कि उसे क्या उसको परफॉर्म करना है या नहीं परफॉर्म करना है, क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है या नहीं एनफोर्स करना है। ये ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। हाँ। At this juncture, it would be desirable to know the distinction between a void contract and voidable contract. These are elaborated here under. देखो अब ये डिफरेंस आया है void और voidable में। मैंने जितना आपको समझाया void contract और voidable contract, वही डिफरेंस है। एक बार हम अच्छे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या है ना, जितने इंग्लिश आप पढ़ते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली लॉ की वर्डिंग आपको आ जाएगी। ये याद करके कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी रट लो, आप भूल जाओगे। ये सारी चीजें, सबसे पहला टारगेट तो ये रखो, सारी चीजें अंदर पहले जानी चाहिए, कौन सी भी लैंग्वेज में जाए। मराठी में आप मराठी के स्टूडेंट्स हो तो मराठी में जाए, आप हिंदी स्टूडेंट्स हो हिंदी में जाए, इंग्लिश स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश में जाए, बहुत बढ़िया बात है। पर पहला टारगेट ये रखो कि ये सारी चीजें अंदर जाए। मतलब आपको किसी ने केस पूछी या आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो सबसे पहले आपको आपके मदर टंग में तो लैंग्वेज मतलब उस आंसर देना आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका यही है, इसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिकली वो चीजें अंदर आ जाएगी। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। देखा, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other and others is voidable contract। ये डेफिनेशन हमने ऊपर ही देख ली। एनफोर्सिबिलिटी, a void contract cannot be enforced at all। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच का, ये एनफोर्स ही नहीं हो सकता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एनफोर्सिएबल ओनली एट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर। दूसरे को तो अगर ये चाहे एनफोर्स करना है तो एनफोर्स करना ही है, अगर ये चाहे एनफोर्स नहीं करना है तो फिर एनफोर्स नहीं हो सकता। दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है जिसने दादागिरी करी थी, उसको तो क्या है, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में है और बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, ठीक है। So it is enforceable only at the option of aggrieved party and not at the option of other party. Call. A contract becomes void due to change in law, change in circumstances beyond the contemplation of the parties. सर ये क्या नई चीज आ गई, ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। क्या इस पे क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है। देखो चीज छोटी सी है, इसे हम बहुत सहजता से इग्नोर कर दे सकते हो, छूट जा सकती थी ये चीज पढ़ते पढ़ते, ठीक है, पढ़ लिया, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप बोले ऊपर तो दो तीन केसेस देखी, उस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो ये पेपर आउट ऑफ द बॉक्स निकाला। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकाला, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं चीज को। नीचे कॉजेज दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द चेंज इन लॉ। सर, ड्यू टू द चेंज इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे बन सकता है? देखो, एक लिमिटेशन एक्ट बोल के एक्ट है,
उसमें ये सपोज करो कि ऐसा लिखा है कि आपने किसी को सेल किया और आपके पैसे 3 साल तक आपके पास आए नहीं, या आपने रिकवरी करी ही नहीं, जो भी चीजें हो, 3 साल तक आप उस चीज को रिकवर कर ही नहीं पाए पैसे को, तो ये जो अमाउंट ड्यू थी वो अब टाइम बार्ड हो गई। मतलब अब आप उसे मांग नहीं सकते। उसने राजी खुशी दे दी उसके बाद में, बात अच्छी है, पर आप उसे अब लीगली आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट होने के 6 महीने बाद प्रोविजन रिवाइज हुई टैक्स लिमिटेशन एक्ट की, और उसमें बोल दिया कि 1 साल की टाइम लिमिट, अगर 1 साल में आप पैसा नहीं लेके आते तो टाइम बार्ड होगा। तो ये चेंज ऑफ लॉ की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है, क्योंकि ये हो सक कॉन्ट्रैक्ट में अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, 1.5 साल हो चुका है, पैसे नहीं दिए, तो आप पहले तो समझो, ऐसा मानो कि 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है और उसने पैसे नहीं दिए, और अभी लॉ अमेंड हुआ है और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड हुआ है, बहुत पहले से अमेंड हुआ है। तो पहले जब आपके पास राइट था रिकवरी का, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, पर अब लॉ चेंज हो गया। इसके वजह से लॉ में क्या लिखा है, 1 साल, और आप टाइम बार्ड, आपका जो रिकवरी 1.5 साल में नहीं हो पाई है, तो वैसे भी अभी आप पैसे नहीं मांग सकते हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। तो ये किसके वजह से हुआ, चेंज इन लॉ की वजह से, और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। कुछ भी, डेथ हो गई, फैक्ट्री को आग लग गई, कुछ भी हो सकता है। और वाइडेबल का जो कॉज है वही है, और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। और आगे के 2 केसेस है जो हमने ऊपर डिटेल में स्टडी करे। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। ठीक है, ये तो आपको पता है। ये तो, ये सेकंड जो चीज है वही है इनफोर्सिबिलिटी, सिर्फ उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। वाइडेबल में देखो, if the aggrieved party does not within a reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract. क्या लिखा है, if the aggrieved party does not within a reasonable time, ये क्यों लिखा है? जैसे कि हम ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा कि हुआ क्या था कि जो अपना गब्बर सिंह है वो ठाकुर के पास जाता है और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे 10,000 रुपए में चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एग्रीमेंट बनता है, सिग्नेचर हो जाते हैं, वो चला भी जाता है। आपको क्या लगता है कि इसने कोर्ट में कितने दिन में जाना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल? क्या अगर वो 5 साल के बाद कोर्ट में जाता है, 10 साल के बाद कोर्ट में जाता है, तो क्या ये एडमिसेबल रहेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि नहीं रहेगा। कोर्ट बोलेगा फिर इतने दिन क्या सो रहे थे। तो लिखा है, तो इसलिए ये लिखा है कि इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम में जो एग्रीड पार्टी है जिसके साथ नाइंसाफी हुए, अगर वो उसका राइट एक्सरसाइज नहीं करता है, द एनी अदर पार्टी कैन sue द अदर फॉर क्लेमिंग द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, इसलिए अदर पार्टी उसे स्यू कर सकती है। ठीक है, ये नहीं समझा, थोड़ा सा वापस एक बार एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखो, ये 1 अप्रैल 2026 में कॉन्ट्रैक्ट बना। एक काम करते 25 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 24 में कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट ये बना कि मैं 31 मार्च 2026, मतलब 2 साल के बाद आपसे घर खरीदूंगा, आप घर की रजिस्टर करूंगा। सारी चीजें हो गई, एग्रीमेंट तो बन गया, सेल सेल डीड बन गई। अब एक्सपेक्टेड ये है ना कि 6 महीने के अंदर इसने जाना चाहिए, 8 महीने के अंदर जाना चाहिए। वो बंदा गया ही नहीं, 2 साल कंप्लीट हो गए, एक ये 1 साल 10 महीना हो गया,
अब ये गब्बर सिंह आया 31 मार्च को, और उसका 28 मार्च को लेटर आया कि मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, और फिर ये कोर्ट में गया कि आ रहा है। कोर्ट बोलेगा भाई इतने दिन कहा था, अब हम एडमिट नहीं कर सकते ये केस। तो इस केस में जो दूसरी पार्टी है वो उसको स्यू कर सकती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, अब तुम नहीं नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास एक रीजनेबल टाइम पीरियड था, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड था, जब आप इसे अनएनफोर्सिएबल करार दे सकते थे, आपने नहीं दिया। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है राइट्स का। अ void कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू द पार्टी। लीगल रेमेडी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आदमी अगर मर जाता है तो क्या लीगली आप उसके स्यू करोगे। The party whose consent was not free has the right to resign the contract within a reasonable time. उसे कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन रिजाइन करने का मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन उसमें नहीं है। ओके, वो बाजू में रख सकता है कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ सो रिजाइन इट बिकम्स अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज नॉट रिजाइन इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसने बाजू रख दिया तो वाइड बनेगा, नहीं तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है। समझ में आ गई बात क्या नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे हम एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि ड्रग्स बेचना, मुझे 10,000 किलो ड्रग्स बेचने का आज मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, दोनों पार्टीज के बीच फ्री कंसेंट है, तहे दिल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी कोर्जन नहीं है, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, दोनों पार्टीज भी जिंदा है, एग्रीमेंट भी स्टिपुलेटेड टाइम में हो रहा है, सारी चीजें। चलो ये भी हम देख लेते हैं, एग्रीमेंट रिटर्न में दोनों के सिग्नेचर भी सही है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड है, दोनों पार्टीज बोल रही है हाँ हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है। पर क्या ये एनफोर्स हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, क्योंकि ड्रग्स ये इलीगल चीज है। कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है अगर वही इलीगल है तो इसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, और ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता है। कभी भी कोर्ट नहीं बोलेगा कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप 10,000 kg उनको बेचो, और इनको नहीं बोलेगा आप 10,000 kg के पैसे दो ड्रग्स के, क्योंकि एनफोर्स हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। बुक में दिया है इसलिए हम बोलेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी स्टार्टिंग से ही मिसिंग है, शुरुआत से ही मिसिंग है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो कैसे सकता है? बहुत मजे की बात, बुक में दिया है इसलिए हम बोले। सर डिफरेंस क्या है वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? डिफरेंस यही है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जो हमने सेकंड नंबर पे देखा था, इसमें ऑब्जेक्ट लीगल था, जैसे कार बेचना, पर उसकी डेथ हो गई तो अब ये एनफोर्स हो ही नहीं सकता। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो ही नहीं सकते, जैसे हम वाइड बोलते हैं, ये हमने ऊपर देखा था। फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम बोल सकते हैं। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। बट क्या क्या ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल? सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? ओके, चलो हम इसे पढ़ते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स। फॉरबिड्स माने मना करना, टू बी मेड, को लॉ बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं चाहिए। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलाइड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, इससे भी एनफोर्स नहीं होने देगा। जैसे मान लो मैंने 10,000 ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ए नाम का बंदा था, उसने बी नाम के बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब दिक्कत यह आई कि इतना सारा जो ड्रग्स है वो लेके जाने के लिए गाड़ी लगेगी, वो तो छुपा के तो लेके नहीं जा सकते, मतलब ट्रक में भी छुपाएंगे पर ऐसे जेब में छुपा के तो इतना लेके नहीं जा सकते, तो गाड़ी तो लगेगी।
तो फिर ए क्या करता है, बोलता है कि मैं तेरे घर ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो ए ट्रांसपोर्टर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोलता है कि इतने इतने पैसे में ये उसके घर पहुंचा दे। अब जब ये कोर्ट केस में चली तो कोर्ट ने बोला कि ये जो इलीगल चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेचने का, उसे तो हम रद्द करते, ये तो एनफोर्स हो ही नहीं सकता इलीगल, इसके हम पनिशमेंट हम आपको देंगे। तो ये ट्रांसपोर्टर वाला आया, बोला मालिक मालिक मेरी क्या गलती है, मेरी क्या ही गलती है, ट्रांसपोर्ट करना क्या इलीगल चीज है? ट्रांसपोर्टेशन तो लीगल चीज है। फिर इतना सारा माल भेजने, मेरे ट्रक में डाल के उधर लेके जाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके 5 लाख रुपए डिसाइडेड थे। अब मैं लेके जाने के लिए भी रेडी हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है, इसलिए ये सेल परचेज उसका हो नहीं रहा है, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना 5 लाख का। तो मुझे तो मेरे 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, आप जज हो, क्या आप वर्डिक्ट दोगे, क्या डिसीजन दोगे इस चीज की? ये पूरा लॉ हमको पढ़ना ही ऐसा है कि आप जज हो, खुद को जज के भूमिका में रखो और सोचो कि क्या डिसीजन दे सकते हैं इस केस में। एब्सोल्युटली आपका डिसीजन यही होना चाहिए कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एनफोर्सिबल नहीं है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। यही केस स्टडी बन के आ सकती है क्वेश्चन पेपर में, कि ऐसी ऐसी चीज है, ये इलीगल था, उसके साथ एक कनेक्टर अलाइड कॉन्ट्रैक्ट था जो कि बट ऑब्वियस लीगल चीज है, तो क्या उसे एनफोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आपको लिखना पड़ेगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, illegal contracts are the contracts which the law forbids to be made, and the court will not enforce such contract and also not enforce the allied contracts thereto. Okay, चलो आगे आते हैं। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Despite this, there is similarity between them, is that in both cases they are void ab initio and cannot be enforced by law. सर ये क्या नया वर्ड आया, void ab initio? चलो आप इसका मीनिंग बताओ, आपको भी आ जाएगा इसका मीनिंग। शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करो, सीखो कैसे पढ़ना। सर पहले हम उसको तोड़ेंगे, सर क्या तोड़ेंगे? वर्ड। वर्ड का मतलब आप जानते हो कि इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सर ऐप, चलो पता नहीं ऐप का मतलब क्या है, छोड़ दो इस चीज को। इनिशियो का मतलब तो पता है, इनिशियो मतलब क्या? शुरुआत से, इनिशियल स्टेज से। अब वाइड ऐप इनिशियो का मतलब क्या है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत है, शुरू से ही इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड ऐप इनिशियो भी उसे हम कह सकते हैं। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड ऐप इनिशियो में क्या डिफरेंस है? तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हम जब देखा तो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे, उसके बाद किसी की डेथ हुई तो वाइड बने। पर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ये वाइड ऐप इनिशियो ही है क्या? ये स्टार्टिंग से, डे वन से, 0 मिनट से थोड़ा भी एनफोर्सेबल थे? नहीं ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइड ऐप इनिशियो। Example 3. Contract that is immoral or opposed to the public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase a brown sugar, it is illegal agreement. Brown sugar बेचना, खरीदी करना absolutely illegal. वही है. According to the section 2G of the Indian Contract Act, as agreement not enforceable by law is a void. The act has specified various factors due to which the agreement may be considered as a void agreement. इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस दिए, ऐसा बहुत सारे ऊपर जो सिनारियोस हमने देखे कि एग्रीमेंट वाइड कैसे बनता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन ऑफ दिस फैक्टर्स इज अनलॉफुलनेस। वाइड बनने का और एक रीजन अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
illegality of this contract which makes this void. The illegal and void agreement differ from other in फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब उन दोनों का डिफरेंस दिया, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है डिफरेंस, तो कुछ ज्यादा इसमें अब टाइम डालने का कोई मतलब है नहीं, पढ़ लेते। कुछ अगर नया पॉइंट दिखा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। A void agreement is not necessarily illegal. An illegal agreement is always a void. Nature. Void agreement are not forbidden under law. Illegal agreement are forbidden under law. Punishment. Parties are not liable for any punishment under law. Parties to illegal agreement are liable for punishment. कोलैटरल एग्रीमेंट मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे आदमी मर गया, अब पनिशमेंट किसको देगी? वो फैक्ट्री जल गई, पनिशमेंट किसको देगी? तो नहीं है, पर इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट होगी। कोलैटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू void agreement may also be void, it may be valid also। मतलब ये चीज हो सकती है कि जैसे कि वो घर खरीदने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और साथ ही में एक जेसीबी वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जैसे कि वो घर मैं खरीद लूंगा, उसके सामने की जो दीवार है उसे गिराना है। अब वो तो जो आदमी घर मुझे बेच रहा था वो उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हो गई तो मैं तो घर खरीद नहीं सकता। अब क्या मैंने जेसीबी वाले से किया हुआ एग्रीमेंट भी वाइड माना जाएगा? नहीं, वो तो एनफोर्स कर सकता है इन सारी चीजों को, ठीक है। हाँ, अब और एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ गया आपके सामने, अनएनफोर्सिएबल। क्या कॉन्ट्रैक्ट के नाम आ रहे हैं सर अलग अलग? देखो, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको वैलिडिटी के हिसाब से पढ़ने। 3 लाइन डिफरेंसेस है, मतलब मेजर भी है और ध्यान रखने के लिए बहुत इजी है, बहुत ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ये सारी चीजें, थोड़ा बहुत अलर्ट माइंड से पढ़ो। तो देखो, अनएनफोर्सिएबल, अनएनफोर्सिएबल का मतलब क्या है? अनएनफोर्सिएबल मतलब सर, सर अच्छा, अनएनफोर्सिएबल है तो क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा? वापस वही सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, हम बोल देंगे अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या इसमें कोई मरा है जिसके वजह से वॉइड हो गया, अब इन्फोर्स नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, उस केस ये तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मरा नहीं, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें। सर क्या ये वॉइडेबल है? क्या उसमें क्षमता है वॉइड होने की? नहीं नहीं नहीं, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे कोई कोई प्रेशर बनाया नहीं गया है, खुद के मर्जी से सबने हाँ बोला। सर पर अब, सर क्या, हाँ इसका, इसका सही है, सही है, सही है, इसका ऑब्जेक्ट इलीगल होगा। तो ऊपर क्या पढ़ा हमने, कर दो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट भी लीगल है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या बोल दिया आपने? ऑब्जेक्ट भी इलीगल है सर, ऑब्जेक्ट भी लीगल है, यस, ऑब्जेक्ट भी लीगल है, तभी भी ये अनएनफोर्सिएबल है। अब कैसे, कैसे अनएनफोर्सिएबल? तो सुनो, समझो, ध्यान से पढ़ो, सुनो समझो ध्यान से पढ़ो। टेक्निकल इश्यूज, वो वेबसाइट वेबसाइट याद है, पोर्टल पे टेक्निकल ग्लिचेस, वैसा ही है सर। मतलब गलत जगह पे सिग्नेचर कर दी, या किसी की सिग्नेचर मिसिंग है, टेक्निकल ग्लिच, अनएनफोर्सेबल, एनफोर्स ही नहीं हो सकता। या कुछ एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपको आगे की चीज थोड़ा सा पहले ही बोल देता हूँ आपको समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न, ये मौखिक भी हो सकता है सीधा बोल के ओरल, या फिर रिटर्न, दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो इमूवेबल, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके अंदर ये क्लियरली लिखा है कि जो भी एग्रीमेंट होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इसका लिखित होना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी टू बी इन राइटिंग। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा आता है, वो बोलता है इसने मुझे बोला, इसने मुझे बोला, क्या बोला? इसने मुझे बोला
कि मैं मेरा घर आपको देने के लिए रेडी हूं। कोर्ट बोलेगा कागज दिखाओ, वो बोलेगा नहीं नहीं, ओरल बोला था वो, हाँ भी बोला था वो बंदा भी बोलता है हाँ, आप बोलोगे वो बंदा क्यों बोलेगा? उसने कोर्ट के बाहर ही बोला था, अगर तू अंदर जाके ना बोला तो मैं तेरे को बाहर आते उड़ा दूंगा। तो डर गया, तो बोल दिया हाँ सर मैंने भी बोला था उसको, हाँ। तो देखो, कोर्ट के सामने ये बोल रहा है कि मैंने उसको ऑफर दी थी, इस ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या प्रॉपर्टी का ट्रेड होना इलीगल है? नहीं है। मतलब क्या ये इन्फोर्सिबल है कि नहीं है? है। मतलब ऑफर भी यस, एक्सेप्टेंस भी यस, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी यस। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट है सारी चीजें। फिर भी कोर्ट इसे एनफोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट में, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये क्लियरली लिखा है कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है तो लिखित में होना अनिवार्य है, इन रिटर्न होना अनिवार्य है। उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी ओरल है इसे हम एनफोर्स नहीं कर सकते। तो ये अनएनफोर्सेबल कैटेगरी में आता है। सर क्या है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं बोल सकते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो उस स्पेसिफिक एक्ट की नीड थी उसने फुलफिल नहीं करी। क्या सर इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाए? वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम किससे बोलते हैं? जो इम्पॉसिबल टू एनफोर्स है, वो बंदा ही मर गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करेंगे? तो ये वॉइड भी उसके हम बोल नहीं सकते। तो सर ये वॉइडेबल तो होगा नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना दोनों की फ्री कंसेंट थी, ओरल बोला ओरल बना कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाइडेबल भी नहीं है। सर क्या इलीगल है? सर बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट लीगल है उसका। तो फिर ये एनफोर्स हो नहीं रहा है, तो किस कैटेगरी में डालना है? फिर एक कैटेगरी का जन्म हुआ जिसे बोला जाएगा अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आई चीज? लास्ट के 2 मिनट में मैंने वापस एक बार रिवाइज किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट तक, यस और नो। तो चलिए हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 2, फॉर्मेशन के हिसाब से कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आज जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, उसे पढ़िए, लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, खुद होके समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिक्कत आएगी, वापिस आइए, वीडियो देखिए, फिर रिवाइज करें, पर आज का काम आज ही खत्म करो। फिर हम कल कुछ नया पढ़ेंगे, नई शुरुआत होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।